Hello guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and today we will be dealing with another session on adjectives. So let's get started with our today's session. और ये आपका होमवर्क था जो मैंने आपको दिया था, आपका टास्क था, तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं. I have a very unusual friend called Edwin who considers himself to be very upper class. He is incredibly polite and has exemplary manners. And I always feel rather uncomfortable with him because I feel I have to be on my best behavior all the time. I'm very nervous about putting my foot in it, especially if I go to his place for dinner. If I get there even 5 minutes late, he seems to be quite put out. I have taken a strong dislike. Okay, ये अलग पैसेज था और ये अलग पैसेज है हमारा नेक्स्ट वाला. I have taken a strong dislike to one of the guys who work for me. He is quite insolent. In fact, I would say he is downright rude. Actually, the other day he made an offensive remark. आप यहाँ पे remark भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे comment भी यूज़ कर सकते हो. About my appearance, which frankly none of his business, and I really took exception. Took exception means कि मैंने offense ले लिया, मैं offended हो गई इससे. Calling me carrot top because of my red hair was very poor taste. I felt. So ये आपका कल का टास्क था. नेक्स्ट में आते हैं अभी. ओके, प्रीवियस सेशन में हमने ये जाना था कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है. यानी कि एडजेक्टिव्स वो एडिशनल वर्ड्स होते हैं जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी नाउन के बारे में या किसी प्रोनाउन के बारे में. और उनकी पोजीशन ये रहती है कि उनको हम नाउन से पहले भी लगा सकते हैं, उनको हम नाउन के बाद में भी लगा सकते हैं. हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सेंटेंस को बोलना चाह रहे हैं. अगर हम पहले यूज़ करेंगे तो इसके जस्ट पहले आ जाएगा, लेकिन अगर बाद में यूज़ करेंगे तो बीच में हो सकता है वर्ब मिले आपको. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स. और आज हम देखेंगे कि एडजेक्टिव में डिग्री क्या होती है, उसको हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं. तो देखिए, एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 3 डिग्रीज. दे आर पॉजिटिव, comparative and superlative डिग्री. 3 डिग्री होती है बेसिकली. पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन लगा लो, चाहे एक ऑब्जेक्ट लगा लो, एक आइडिया लगा लो, कोई भी चीज़ जो है वो काउंटिंग में अगर 1 है यानी कि एक ही चीज़ की बात होती है, वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करते हैं. जहाँ पे 2 में कंपैरिजन हो सकता है 2 अलग अलग लोगों में हो कंपैरिजन, हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन हो सकता है 2 आइडियाज़ में कंपैरिजन हो, ये भी पॉसिबल है कि 2 ग्रुप्स में कंपैरिजन हो. तो कैसा भी कंपैरिजन हो 2 के बीच में, उसको हम लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में. फिर आते हैं सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव को हम यूज़ करते हैं कि पूरे ग्रुप में से, अब ग्रुप किसी का भी हो सकता है, ग्रुप लोगों का हो सकता है, ग्रुप चीज़ों का हो सकता है, कि पूरे ग्रुप में से किसी एक को चूज़ करना जो कि अपने आप में सबसे अच्छी है, अपने आप में बेस्ट है जो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को. तो ये 3 डिग्री होती है हमारे पास. पॉजिटिव डिग्री जहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो, कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे 2 लोगों की बात हो, और सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पे पूरे ग्रुप में से किसी एक को चूज़ किया जाए जो उन ग्रुप में सबसे अच्छा हो. ये होती है डिग्रीज. अब देख लेते हैं इनको हम चेंज कैसे करते हैं एक से दूसरे में. अगर किसी एक पर्सन की बात की जाए वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. ये मैं बोल सकती हूँ. अब देखो, स्टूडेंट हो गया नाउन. अब कैसे स्टूडेंट है वो, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो ब्राइट है. ब्राइट हो गया हमारा एडजेक्टिव. और अब देखिए,
एक ही पर्सन की बात हो रही है, दैट मीन्स हम ब्राइट यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये कहूँ कि वो अपने भाई से अच्छी स्टूडेंट है या फिर वो अपने भाई से ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है, तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी, वहाँ पे मैं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है शी का और उसके ब्रदर का। तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे इसकी बजाय ये सेंटेंस लिखूँगी दैट शी इज़ ब्राइटर दैन हर ब्रदर। अब यहाँ पे दो के बीच में कंपैरिजन था शी के और हर ब्रदर के, तो इस वजह से मैंने ब्राइटर को यूज़ किया है यहाँ पे। ब्राइटर, अब देखो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में THAN दैन ये रहता है हमेशा, ध्यान रखना THEN दैन की बात नहीं हो रही, THAN दैन कंपैरिजन में रहता है। और अगर मैं ये कहूँ कि वो जो लड़की है वो अपनी क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट है, उसके केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट शी इज़ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास, यानी कि वो अपनी पूरी क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट है, सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। तो क्या हो जाएगा ब्राइटेस्ट, क्योंकि एक की बात हो रही है पूरे उस ग्रुप में से। तो अब मुझे सो आई एम श्योर कि आपको इनके यूसेज का भी पता चल गया होगा। यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान देने वाली थी, एक तो ये कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा ही हम THAN दैन को यूज़ करते हैं कि जहाँ पे भी कंपैरिजन हमें करना हो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे और उसके बाद में THAN दैन लगा देंगे। और जहाँ पे भी हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी होगी, यानी कि कोई एक बेस्ट जो है वो बताना होगा, वहाँ पे हमेशा ही आप आर्टिकल द को यूज़ करोगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अभी आते हैं कि इन पे कन्वर्जन पे कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कि ER और EST लगा के हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, कोई एक पर्सन है तो क्लेवर, दो लोग हैं उनमें कंपैरिजन हो रहा है कि वो पर्सन जो है वो दूसरे से ज़्यादा क्लेवर है, तो ही और शी इज़ क्लेवरर दैन, और दूसरे पर्सन का नाम आ जाएगा वहाँ पे। क्लेवरेस्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा क्लेवर है, तो ही इज़ द क्लेवरेस्ट इन हिज होल फैमिली। अब यहाँ पे आर्टिकल द को हम ज़रूर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कोल्ड, कोल्डर, उससे एक डिग्री जैसे ही ज़्यादा हो जाएगी कोल्डर, और बहुत ज़्यादा लिमिट में अगर है तो कोल्डेस्ट, ये भी हम बोल सकते हैं। अच्छा डिग्री, डिग्री यानी कि इंटेंसिटी बढ़ जाती है इसमें, कोल्ड है कम इंटेंसिटी में कोल्ड है, कोल्डर अब पहले वाली से ज़्यादा कोल्ड हो गया वो, कोल्डेस्ट यानी इन दोनों से कहीं ज़्यादा कोल्ड है, तो डिग्री भी बढ़ा देते हैं हम इससे। फास्ट, कोई पर्सन फास्ट दौड़ रहा है, ओके, कोई पर्सन फास्टर दौड़ रहा है पहले वाले पर्सन से, तो अब क्या हो जाएगा, उसकी डिग्री बढ़ गई है। और अगर मैं ये कहूँ कि कोई पर्सन पूरे ग्रुप में सबसे फास्टेस्ट दौड़ रहा है, तो वहाँ पे यानी कि एक्सट्रीमली हाई डिग्री हो जाती है उसकी। सिमिलरली ग्रेट, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ R और ST भी लगा देते हैं। अब जैसे प्रीवियस में हमने क्या किया था, ER लगा रहे थे और EST लगा रहे थे। कई बार E पहले से लगा हुआ हो तो वहाँ पे सिंपल R और ST लगा देते हैं। मेन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ब्रेव को अगर कंपैरिजन के लिए यूज़ करना है तो हम बोलेंगे ब्रेवर, और ब्रेव को अगर सुपरलेटिव के केस में यूज़ करना है, यानी पूरे ग्रुप के केस में अगर हमें बताना है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। कई बार क्या होता है कि ER और EST की बजाय Y होता है एंड में, और Y को हम हटा देते हैं और वहाँ पे IER और IEST लगा देते हैं उनकी डिग्री को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉस्टली, कि कोई प्रोडक्ट कॉस्टली है तो इसकी इंटेंसिटी इतनी हो गई, ये कॉस्टली है। और अगर आप अगली शॉप पे जाते हो, आपको वही प्रोडक्ट पहले वाली से भी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, दैट मीन्स अब आप वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो कि पहले वाली जो शॉप थी उससे कहीं ज़्यादा कॉस्टली ये है, तो कॉस्टलियर हो गया वो, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा हो गई। आप पूरे मार्केट में घूम लेते हो और फिर आपको एक ऐसी शॉप मिलती है कि जहाँ पे अब तक आपने जितने भी शॉप्स में वो प्रोडक्ट देखा, वहाँ उस शॉप में सबसे ज़्यादा महंगा वो मिल रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, वो प्रोडक्ट कॉस्टलीस्ट है, यानी उसकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट हो जाती है वहाँ पे। और अब यहाँ देखिए वाई,
IER लगा हुआ है कॉस्टलियर, अब YER हम नहीं लगा रहे, Y को हटा के IER हम यूज़ कर रहे हैं, एंड कॉस्टलिएस्ट IEST। नेक्स्ट में आते हैं ड्राई, ड्रायर एंड ड्राइएस्ट। ईजी Y हट जाएगा, ईजियर एंड ईजिएस्ट। तो अभी नेक्स्ट में आते हैं। कई बार क्या होता है, बाय रिपीटिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट वी कैन चेंज द डिग्री ऑफ एनी एडजेक्टिव। और अब ये फाइनल कॉन्सोनेंट, ओके कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, देखो वॉवल्स होते हैं AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं, और बच गए जो 21 ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। और अगर कोई भी 3 लेटर वर्ड है और उसमें जो लास्ट लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट है, फाइनल लेटर कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जब इनकी डिग्री को हम चेंज करते हैं वहाँ इस फाइनल लेटर को हम डबल कर देते हैं। तो ये बिग ये हो जाता है बिगर, डिम ये हो जाता है डिमर, फैट वो हो जाता है फैटर। इस तरह से देखो फाइनल वाला जो है ये कॉन्सोनेंट हो और इससे पहले वाला कोई भी वॉवल हो, उस केस में ऐसा होता है। तो अगर मैं ये कहूँ दैट आई एम फैट, कि हाँ मैं अभी फैट हूँ, और अगर मैं ये कहूँ दैट आई एम फैटर दैन माई कज़न, कि मैं अब यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ कि मैं अपनी कज़न के कंपैरिजन में फ़ैट हूँ, और अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा फैट हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम द फैटेस्ट अमंग ऑल माई फैमिली, वो मैं बोल सकती हूँ। और अगर मुझे ये बोलना हो कि मैं दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ, इसको हम कैसे बोलेंगे, लिख लीजिए, आई एम गेटिंग फैटर, FATTER, फैटर डे बाय डे, डे बाय डे, आई एम गेटिंग फैटर डे बाय डे। आप ये भी बोल सकते हो दैट आई एम गेटिंग फैटर एंड फैटर, वो भी आप बोल सकते हो, वो भी इक्वली करेक्ट होगा। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि मैं दिन ब दिन अमीर होती जा रही हूँ, सो ये हो जाएगा आई एम गेटिंग रिचर एंड रिचर डे बाय डे। अब यहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री को ही यूज़ करोगे, क्योंकि प्रीवियस डे के कंपैरिजन में आज आप रिच हो, या फिर प्रीवियस डे के कंपैरिजन में आज आप फैट हो रखे हो, तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, ओके अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST ही यूज़ करें। कई बार ये वर्ड्स यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि हैंडसम, ये एक वर्ड है, अब हैंडसम 2 लोग हैं, अब दोनों में से आपको कंपैरिजन करके ये बताना है कि कौन से वाला ज़्यादा हैंडसम है, तो वहाँ पे आप किस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म करोगे। तो अगर आप ये बोलते हो दैट फर्स्ट पर्सन इज़ हैंडसमर दैन द सेकेंड पर्सन, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैंडसम में हम ER लगा के कंपैरेटिव नहीं बना सकते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर एंड मोस्ट, इनको हम यूज़ करते हैं। जो भी वर्ड थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और जिसमें हम ER और EST लगा के डिग्री चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे हम मोर को यूज़ करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, एंड वी यूज़ मोस्ट टू मेक दैट फॉर्म इनटू सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे देखिए हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, तो हम किस तरह से कंपैरिजन करेंगे दैट द फर्स्ट पर्सन इज मोर हैंडसम दैन द सेकेंड पर्सन, ये हो जाएगा। या फिर दिस पर्टिकुलर पर्सन इज मोस्ट हैंडसम अमंग ऑल हिज कॉलीग्स, अमंग ऑल हिज पियर्स, पियर्स यानी कि जो उसके बाकी और फ्रेंड्स हैं उसी के एज ग्रुप में। एक्टिव, अब एक्टिव का आप ये नहीं कहोगे दैट एक्टिवर, एक्टिवेस्ट, वो गलत हो जाएगा। मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव। और ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, when we are left with no choice। ओके यहाँ पे मुझे एक और इडियम ध्यान में आया, अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती उसके लिए हम एक इडियम यूज़ करते हैं, हॉब्सन्स चॉइस, कि मेरे पास तो अभी कोई और चॉइस बची ही नहीं है, दैट आई एम नाउ लेफ्ट विद हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस में आप नो मत लगा देना, आप सिंपली बोलिए, आप डायरेक्ट बोलिए दैट आई एम लेफ्ट विद हॉब्सन्स चॉइस नाउ, कि अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है। ओके चॉइस यानी कि ऑल्टरनेटिव, ध्यान रखिएगा ऑल्टरनेट नहीं है, ऑल्टरनेटिव ये बोलते हैं हम चॉइस को या ऑप्शन को। ओके नेक्स्ट में आते हैं, ये अब आपका दूसरा टास्क था जो मैंने कहा था कि आप एक बार अटेम्प्ट करना,
नहीं हो पाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार ट्राई करके देखना, क्या पता हो ही जाए। तो अब देखिए ये सारी जो हैं ये है हमारी पॉजिटिव डिग्री, इनका हमें कंपैरेटिव वर्जन लिखना था और इनका ही हमें सुपरलेटिव वर्जन भी लिखना था। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सारी डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है लिटिल में और फ्यू में डिफरेंस समझना। देखो कई बार क्या होता है, हमारा जो नाउन है वो अनकाउंटेबल होता है, यानी ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड हो गया, वाटर, मिल्क, जूस, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर स्टार्स, हेयर, तो यहाँ पे भी हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं लिटिल को। अगर हमें बताना है कि कम पानी देना, तो वहाँ पे हम बोलेंगे लिटिल वाटर। लेकिन ऐसा कोई नाउन जो काउंटेबल है, यानी कि उसे हम इजीली काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 1 चेयर, 2 चेयर्स, 3 पेन्स, 4 मोबाइल फ़ोन्स, तो वो काउंटेबल में आते हैं और वहाँ पे हम फ्यू को यूज़ करते हैं। पीपल, अब लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, है ना, कि इतने लोग हैं, तो वो भी काउंटेबल में आते हैं। लेकिन और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई जो लिक्विड फॉर्म में होती है स्पेसिफिकली, वो सारी आती हैं अनकाउंटेबल फॉर्म में। जो गैसियस स्टेट में होती हैं वो सारी भी अनकाउंटेबल में आती हैं, वहाँ पे लिटिल को यूज़ किया जाएगा। अब लोगों से गलती क्या होती है, वो क्या करते हैं कि काउंटेबल चीज़ के लिए भी जब वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो फ्यूअर ना यूज़ करके वो लेस को यूज़ कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये बोलना है कि आज मार्केट में कल के कंपैरिजन में ज़्यादा, ओके ज़्यादा नहीं कम की बात हो रही है, अगर मुझे ये बोलना है कि आज मार्केट में कल के कंपैरिजन में कम लोग हैं, तो वहाँ पे मैं कैसे बोलूँगी, देयर आर फ्यूअर पीपल इन द मार्केट टुडे दैन येस्टरडे, ना कि देयर आर लेस पीपल इन द मार्केट टुडे। लेस नहीं होगा क्योंकि पीपल, पर्सन, लोग काउंट किए जा सकते हैं। तो इस तरह की गलतियाँ आप मत करना। लिटिल, लेस, लीस्ट, बिल्कुल ही कम हो तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, लीस्ट हो जाएगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। और फ्यू, फ्यूअर, फ्यूवेस्ट, फ्यूएस्ट यानी कि सबसे कम हो, तो अब यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट टुडे देयर आर द फ्यूएस्ट पीपल प्रेजेंट इन द मार्केट, यानी कि पिछले अगर हफ्ते की या पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो उनमें सब में से आज सबसे कम है, तो वहाँ पे फ्यूएस्ट हो जाएगा। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल का आप ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट में आते हैं मैनी का केस। अब मैनी और मच, इन दोनों की ही कंपैरेटिव हो जाती है मोर और इन दोनों की ही सुपरलेटिव हो जाती है मोस्ट। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है कि कोई 2 एडजेक्टिव्स हैं, दोनों की एक ही कंपैरेटिव हो और दोनों की एक ही सुपरलेटिव हो, और इनमें भी सेम वही डिफरेंस है जो लिटिल और फ्यू में हमने देखा था। वो तो कम के मामले में था, अब ज़्यादा के मामले में अगर वही चीज़ बतानी है तो हम मैनी को या मच को यूज़ करेंगे। मैनी को हम यूज़ करेंगे काउंटेबल के लिए, यानी ऐसे वर्ड्स जिनको काउंट किया जा सके, ऐसे नाउन, ऐसे शब्द, ऐसे नाम जिसको काउंट किया जा सके। मच को हम यूज़ करेंगे अनकाउंटेबल के लिए, यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे वाटर, वाटर के लिए मैं यूज़ करूँगी मच वाटर, या फिर अगर कम है सो लिटिल वाटर। वहाँ पे अगर मैंने यूज़ कर दिया दैट मैनी वाटर या फिर फ्यू वाटर, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उसको काउंट नहीं किया जा सकता। दूसरे केस में फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की केस में अगर मैं ये कहती हूँ लिटिल फ्रेंड्स, क्या वो करेक्ट होगा? सोच के बताइए। लिटिल फ्रेंड्स वो इनकरेक्ट होगा क्योंकि फ्रेंड्स काउंट किए जा सकते हैं, तो इस वजह से हम कम के लिए यूज़ करेंगे फ्यू फ्रेंड्स और ज़्यादा के लिए हम यूज़ करेंगे मैनी फ्रेंड्स। हम मच फ्रेंड्स कभी नहीं बोलेंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस था और इनके कंपैरेटिव सेम है। अगर मुझे ये बताना है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर इस साल को मैं देखूं तो मेरे फ्रेंड्स बढ़े हैं, मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा हुए हैं, उस केस में मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, दैट माई फ्रेंड्स आर मोर दिस ईयर एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी कि इस साल ज़्यादा हुए हैं। और यहीं पे चलो फ्रेंड्स तो काउंटेबल था, यहीं पे अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, वाटर कि आज मेरी वाटर बॉटल में ज़्यादा पानी है बजाय कि कल के। सो टुडे आई हैव मोर वाटर इन माई वाटर बॉटल
एज कम्पेयर टू द येस्टरडेज। तो अब देखिए यानी कि आज ज़्यादा है, यहाँ पे भी मोर बोल रही हूँ, और काउंटेबल के केस में भी मोर बोल रही हूँ, यानी कि ये दोनों के केस में चलता है। मोर कॉमन है, मोस्ट वो भी कॉमन है, बस यहाँ पे डिफरेंस आता है मैनी और मच के केस में। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है ओल्ड। अब ओल्ड पुराने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ओल्ड एज में बड़े के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसकी दो कंपैरेटिव होती हैं। जैसे हमने थर्ड एग्जाम्पल में देखा था कि दो पॉजिटिव डिग्री दे रखी थी वहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डिग्री तो एक ही है, यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री गिवन है, ओल्डर भी और एल्डर भी। और इसी तरह से दो सुपरलेटिव हैं, ओल्डेस्ट भी और एल्डेस्ट भी। अब इनमें एक बार डिफरेंस देख लेते थोड़ा सा। देखो, ओल्डर हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सामान जो पुराना हो गया है। ओल्डर हम किसी बिल्डिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और ओल्डर हम किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ स्ट्रेंजर, या फिर जो आपके ब्लड रिलेशन में ना आता हो। और ब्लड रिलेशन यानी कि जिससे आपका खून का रिश्ता हो, वहाँ पे आप एल्डर को यूज़ करोगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, या फिर मेरा एक भाई है जो मुझसे बड़ा है, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगी दैट आई हैव एन एल्डर ब्रदर, ना कि आई हैव एन ओल्डर ब्रदर। और कई बार जो मैं देखती हूँ सबसे बड़ी गलती जो करते हैं बच्चे, वो क्या बोलते हैं कि आई हैव अ बिग ब्रदर। बिग नहीं होगा, अगर एज में आपसे बड़ा है तो आप एल्डर यूज़ करोगे, वहाँ पे बिग नहीं यूज़ करोगे। इसी तरह से अगर आप 3-4 सिबलिंग्स हैं तो वहाँ पे आप एल्डेस्ट को यूज़ करोगे, वहाँ पे आप ये नहीं कहोगे दैट ही इज़ माई बिगेस्ट ब्रदर, आप क्या कहोगे दैट ही इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर, कि आपके और भी भाई हैं लेकिन वो जो है वो आपका सबसे बड़ा भाई है। और अगर ब्लड रिलेटेड नहीं है कोई पर्सन आपके, वैसे ही अगर आपका फ्रेंड है तो वहाँ पे आप ओल्डेस्ट या ओल्डर बोलोगे, दैट माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ओल्डर दैन मी, या फिर माई बेस्ट फ्रेंड इज़ द ओल्डेस्ट इन आवर होल ग्रुप, या बोल सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं फार। फार पॉजिटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएंगी इसकी, फादर एंड फर्दर। ओके, ये जो आर है, आर को हम साइलेंट रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि हो सकता है आप इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सुने फार्दर, लेकिन वो अमेरिकन एक्सेंट में है। हम अगर ब्रिटिश की बात करें तो ये हम इसको साइलेंट रखने की कोशिश करते हैं, ये हो जाता है फार्दर, फर्दर। और इनमें डिफरेंस क्या है, फार्दर यूज़ करते हैं हम डिस्टेंस की केस में। अगर हमें डिस्टेंस बताना है दैट माई हाउस इज़ फार्दर दैन माई बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर से मेरा जो घर है वो दूर है, काफ़ी बड़े डिस्टेंस पे है। लेकिन फर्दर ये हम खैर डिस्टेंस के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, उसके अलावा इसको हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर समथिंग एडिशनल, समथिंग एडिशनल, कुछ ऐड करके अगर आपको बताना हो वहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे फर्दर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी आगे की स्टडीज़ को पूरा करने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रही हूँ, तो वहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो इस सेंटेंस को, दैट आई एम शिफ्टिंग टू दिल्ली फॉर माई फर्दर स्टडीज़, यानी कि अभी जो आगे और स्टडी करनी है उसके लिए, फॉर माई फर्दर स्टडीज़। और सिमिलरली फारदेस्ट is all about distance and furthest refers to something additional again, और ये किस में आ जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में, यानी कि सबसे एंड लेवल पे जो है वहाँ पे furthest। अब नेक्स्ट है नियर। नियर इज पॉजिटिव डिग्री एंड इट्स कंपैरेटिव डिग्री इज नियरर, and it has two superlative degrees that are nearest and next। हम दोनों को यूज़ कर सकते हैं लेकिन अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट में आते हैं फोर। फोर इज़ अ पॉजिटिव डिग्री इन इटसेल्फ। अब फोर हम यूज़ करते हैं जो टाइम में पहले की बात हो वहाँ पे, जैसे फोर फादर आपने सुना होगा, या फोर फादर्स। फोर फादर्स ये टर्म एक्चुअल में यूज़ होती है आर टू डिनोट आर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको बताने के लिए, उनके बारे में बात कहने के लिए हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं फोर फादर्स, यानी कि फोर टाइम में पहले की बात हो रही है। इसी तरह से
फॉर्मर की अगर मैं बात करूं, और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी जो एट प्रेजेंट हमारा जो सीएम है और एक जो इससे पहले सीएम था, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट फॉर्मर सीएम, कि इसके पहले जो अभी बना हुआ था। और फॉरमोस्ट, कि जो सबसे पहले की बात है, जो सबसे लगभग पुरानी बात है, उसके लिए हम फॉरमोस्ट इसको यूज़ करते हैं। और फॉरमोस्ट कई बार ना इम्पोर्टेंस के केस में भी यूज़ होता है। इम्पोर्टेंस, कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, फॉरमोस्ट, उसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ दैट IPL इज़ द फॉरमोस्ट ऑफ ऑल द टूर्नामेंट्स, तो वो गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा मीन्स वो इम्पोर्टेंट कंसीडर किया जाता है IPL का टूर्नामेंट जो है। नेक्स्ट है लेट। लेट, ये टाइम में लेट की बात हो रही है, दैट मीन्स नॉट ऑन टाइम, नॉट ऑन टाइम, वो हो जाता है लेट। और इसकी दो कंपैरेटिव डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लेटर एंड द सेकेंड वन इज़ लैटर, LATTER, latter. And we have two superlative degree of this, latest and last. So सबसे पहले तो हम इसमें डिफरेंस पे आते हैं, later and latter। देखिए later वो होता है जो बाद में कोई चीज़ हो, जो टाइम में बाद में चल रहा हो, जो टाइम में पीछे हो। later कि मैं इस काम को बाद में कर दूंगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, I'll do that work later। और लेटर, LATTER, लेटर, इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं बच्चे। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं कोई, और दो में से एक तो होती है फॉर्मर, पहले वाली, एक होती है LATTER, लेटर, बाद वाली। ये डिफरेंस होता है। देखो लेटर होता है बाद में, लेटर का मैं यहाँ पे मीनिंग लिख देती हूँ, ये हो जाता है बाद वाला या फिर बाद वाली। इन दोनों के केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे मूवी है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इस एग्जाम्पल से। मूवी है, उसके बीच में इंटरवल रहता है, इंटरवल से पहले का पार्ट हो जाता है द फॉर्मर पार्ट ऑफ द मूवी। और अगर हमें बाद वाले पार्ट की बात करनी है तो हम क्या कहेंगे, द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी। अगर मुझे ये बोलना है कि जो मूवी है उसका पहले वाला जो पार्ट था वो तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन मूवी का जो सेकंड वाला पार्ट था वो बोरिंग हो गया था कहीं पे आके, तो मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, द फॉर्मर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट द लैटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज अ बिट बोरिंग। ये हम बोल सकते हैं, मीन्स लैटर बाद वाला। और ये सिर्फ दो के केस में ही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर तीन की बात आ जाएगी वहाँ पे हम इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे, सिर्फ दो के केस में। हाँ, लेटर के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फिर आते हैं हम लेटेस्ट और लास्ट के केस में। लेटेस्ट जो हाल ही में अभी कुछ हुआ हो, लास्ट कोई सीरीज़ चल रही है उसमें लास्ट की बात हो रही है, ये डिफरेंस है। लेटेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट एडिशन के लिए, किसी भी बुक का या किसी मैगज़ीन का अगर कोई लेटेस्ट एडिशन आता है तो वहाँ पे हम ये बोलते हैं। कोई न्यूज़ है कि अभी अभी कोई न्यूज़ सामने निकल के आई है, वहाँ पे भी हम बोल सकते हैं दैट दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ टुडे। और लास्ट सीरीज़ में आपको अभी बता चुकी हूँ मैं। अब नेक्स्ट में आते हैं बैड। ओके, और मैंने बहुत जगह पे देखा है, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कि बच्चे गलती क्या करते हैं, बैडर, BADDER ये लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बैड, इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको यूज़ करनी है तो आप वर्स ये लिखोगे। और अगर बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल में अगर आपको ये बताना है कि ये तो बहुत ही बुरा है कुछ, तो वहाँ पे आप वर्स्ट लिखोगे, ना कि बैडर और बैडेस्ट। वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है। और इसी तरह से गुड, बेटर, बेस्ट, अगर आपको ये बताना है कि कल के कंपैरिजन में मेरा जो आज का दिन था वो बुरा रहा है, तो आप ये बोल सकते हो, माई टुडे इज़ वर्स दैन येस्टरडे, या फिर बेटर, माई टुडे इज़ बेटर दैन येस्टरडे, आप ये बोल सकते हो। सो ये आपकी सारी डिग्रीज़ थी। तो आज का हमारा पूरा सेशन रहा है प्योरली डिग्रीज़ के ऊपर, कि डिग्री को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। और कई जगह पे जैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती थी, वहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ लेस और फ्यूअर के केस में, कि यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाला सीन आ जाता है। सिमिलरली आप मैनी और मच के केस में भी ऐसे इन गलतियों से बचना, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन काउंटेबल अनकाउंटेबल इन्वॉल्व हो जाते हैं।
एल्डर ओल्डर का मैं आपको बता चुकी हूँ, बिग ब्रदर हम नहीं बोलते, एल्डर ब्रदर बोलते हैं। अच्छा, या फिर छोटा हो तो छोटे के लिए हम यंगर यूज़ करते हैं, यंगर और एल्डर। फार का मैं बता चुकी हूँ आपको, फार्दर, फर्दर। नेक्स्ट है लेटर, लेटर आपको मैं बता चुकी हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बैड की जो डिग्री है, यहाँ पे मैंने बहुत गलतियाँ देखी हैं, तो ये सारे मैं आज कवर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा, उसमें हम सफिक्स कवर करेंगे। एडजेक्टिव, सफिक्स। सफिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सफिक्स वो लेटर होते हैं किसी भी वर्ड के जो उसके एंड में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कैपेबल, कैपेबल। अब यहाँ पे ABLE जो है वो सफिक्स हो गया। अब ये बहुत सारे वर्ड्स में आपको देखने को मिल सकता है। इम्पैल्पेबल, वहाँ पे भी ABL ही है, तो ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम सफिक्स। जैसे आपने हिंदी में सुने होंगे ना प्रत्यय, तो वैसे ही ये होते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स, प्री यानी पहले, तो प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं। जैसे हमने देखे किसी भी वर्ड में अगर स्टार्टिंग में DIS, डिस लगा देते हैं, ऑपोजिट मीनिंग हो जाता है। UN, अन लगा देते हैं, वो उल्टा मीनिंग हो जाता है। I am, ये लगा देते हैं, वो उल्टा मीनिंग आ जाता है उसका। तो ये होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स जो एंड में लगते हैं किसी भी वर्ड के। ये हम कल डिस्कस करेंगे कंप्लीट। और अभी आते हैं हमारी वोकैबुलरी पे। सो आज हम बात करेंगे हॉलीडेज से रिलेटेड टर्म पे। यानी कि अगर आप कहीं किसी वेकेशन पे जा रहे हो, हॉलीडे पे जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कैसे कैसे सीन देखने को मिलेंगे, उसको हम किन वर्ड्स के साथ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ स्टनिंग। कोई भी ऐसा सीन, ऐसा विजुअल या कोई ऐसा पर्सन या कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव लगे, जो आपको एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव लगे, वहाँ पे आप स्टनिंग बोल सकते हो। कोई आउटफिट भी हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, स्टनिंग आप उसको बोल सकते हो। कोई बिल्डिंग हो सकती है, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। यानी ब्यूटीफुल का थोड़ा सा फैंसी वर्जन हो जाता है स्टनिंग। नेक्स्ट है थ्राइविंग। थ्राइविंग यानी कि फलना फूलना, फ्लरिश करना। तो थ्राइविंग आप फ्लरिशिंग ये भी बोल सकते हो, यानी कि डेवलप होना। बहुत सारी स्टेजेस हैं, उनमें ग्रो करना, अपने आप को डेवलप करना, इवॉल्व करना सक्सेसफुली, यानी कि पॉजिटिव वर्ड है ये, थ्राइविंग या फ्लरिशिंग। नेक्स्ट है वाइब्रेंट। अब वाइब्रेंट हम ऐसे पर्सन को बोल सकते हैं जो अपने आप में बहुत ही एनर्जी से, ऊर्जा से भरा रहता हो, हमेशा हर चीज़ के लिए एक्साइटेड रहता हो वो पर्सन। A vibrant person is a person that is full of life and energy। और ऐसे के लिए हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, LIVELY, लिवली पर्सन। ये भी हम बोल सकते हैं कि जो हमेशा ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हो, बहुत ज़्यादा चेयरफुल रहता हो, जिससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हों, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जिस पर्सन से मिलती हो, वो जो हमेशा एनर्जी से भरा रहता हो। और ऐसे के लिए हम एक और टर्म भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, enthusiastic, ENTHUSIASTIC, enthusiastic person, lively person, vibrant person, हम इनमें से कुछ भी बोल सकते हैं। और इसका ऑपोजिट, खैर यहाँ पे गिवन नहीं है, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, इसका जो उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल ही निराशा से भरा हुआ हो, जो बिल्कुल ही बोरिंग हो, ऐसे के लिए हम यूज़ करते हैं insipid या फिर vapid या फिर PROSAIC, prosaic। ये वर्ड्स हम यूज़ कर लेते, जैसे कि डल। अब ये तो क्या था, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, तो इसका उल्टा हो जाएगा डल। जो बिल्कुल ही डल हो, बिल्कुल ही शांत हो, उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉबल्ड स्ट्रीट्स। ओके, अभी जो हमारी सड़कें होती हैं वो कंक्रीट सड़कें होती हैं, कंक्रीट स्ट्रीट्स होती हैं, लेकिन कॉबल्ड स्ट्रीट्स जो हैं वो वाली स्ट्रीट्स होती हैं जो आप देखोगे बहुत पुरानी जगह पे आपको देखने को मिलेंगी, जो कि जो स्टोन्स होते हैं ना, उनको काट के लगाई गई होती हैं, उनको काट के बनाई गई होती हैं। यानी कि ऑल राउंड स्टोन से जो बनी सड़कें होती हैं ना, जिनका सरफेस ये होता है, उनको हम बोलते हैं कॉबल्ड स्ट्रीट्स। और ये आपको किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट वाले प्लेस में मिल सकती है। नेक्स्ट है रिमार्केबली। रिमार्केबली होता है
कोई भी वो सीन या कोई भी वो चीज़ या कोई भी वो पर्सन, रिमार्केबल एक्चुअली मैं इस वर्ड को यूज़ करूँगी, कोई भी वो पर्सन, कोई वो ऑब्जेक्ट, कोई भी वो सीन जो आप यूजुअली नहीं देखते, जो आप कभी कभी देखते हो, यानी कोई अनयूजुअल चीज़ होती है और वो बहुत ही अच्छी लगती है हमें और बहुत सरप्राइजिंग लगती है और ऐसी जिसको हम भूल नहीं सकते, ऐसे पर्सन के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं रिमार्केबल, यानी कि वो तो हमेशा याद रहेगा। वो ऐसी कोई कॉमन चीज़ नहीं है, वो कभी कभी मिलने वाला पर्सन है, कभी कभी दिखने वाली कोई चीज़ है, कोई ऐसा व्यू है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं रिमार्केबल। ये हो गया एडजेक्टिव फॉर्म। ये रिमार्केबली, ये एक्चुअल में इसकी एडवर्ब फॉर्म है। अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रिमार्केबली और रिमार्केबल में क्या डिफरेंस है। अभी हमने एडजेक्टिव की बस स्टार्टिंग की है, उसके बाद में आप इजीली समझ जाओगे इन दोनों ही टर्म्स के डिफरेंसेस को भी। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना दैट रिमार्केबल और वो उसका जो मीनिंग अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट है डाइवर्स। आपने सुना होगा, एक बचपन में हम पैसेज लिखते थे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पैसेज कह लो या ऐसे बेटर वर्ड है, हम ऐसे राइटिंग में ये लिखते थे दैट इंडिया इज सच अ नेशन वेयर यू कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि जहाँ पे आपको अनेकता में एकता देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता, डाइवर्सली, जो फैले हुए हों, जो कहीं पे भी एक नहीं हो सकते, वो होते हैं डाइवर्स। सो वहीं से ये वर्ड है, डाइवर्सिटी से ही डाइवर्स, यानी कि बहुत अलग अलग काइंड के, बहुत अलग अलग टाइप के। नेक्स्ट है अंडरगो समथिंग। अंडरगो स्पेशली ये एक चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोई भी अगर बदलाव आ रहा है तो उसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं दैट दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ अंडरगोइंग अ चेंज, अंडरगोइंग अ प्रोसेस। यानी कि कहीं पे भी अगर आपको कोई इवोल्यूशन होता दिखाई दे तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल इज़ अंडरगोइंग अ चेंज, इज़ अंडरगोइंग द इवोल्यूशन, या फिर इज़ अंडरगोइंग हिज और हर और इट्स एक्सपीरियंस, ये हम बोल सकते हैं। यानी एक प्रोसेस में होना, एक ट्रांजिशन वाली स्टेट में होना। नेक्स्ट है रेस्टोरेशन। अब रेस्टोरेशन होता है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो कहीं से उनका जैसे पेंट वगैरह उतरने लग जाए या फिर उनको रिपेयरिंग की ज़रूरत हो, तो उस रिपेयरिंग के लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं रेस्टोरेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे जो हिस्टोरिकल हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे उनको पॉलिशिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, यानी कि उनका रेस्टोरेशन चलता रहता है वहाँ पे, कि उनकी मरम्मत चलती रहती है। रेस्टोरेशन के लिए बेटर वर्ड है कि आप हिंदी में जान लो, जैसे मरम्मत हम बोलते हैं ना, वही होता है ये रेस्टोरेशन। सो अभी इनको यूज़ करते हैं एक पैसेज में। अब यहाँ पे बात हो रही है एक सिटी की, प्राग। प्राग इज़ अ स्टनिंग सिटी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है ये। एंड दिस थ्राइविंग कैपिटल, यानी कि दिस फ्लरिशिंग, ये फलती फूलती हुई कैपिटल, किसकी कैपिटल है ये? चेक रिपब्लिक की। मेक्स अ रोमांटिक एंड वाइब्रेंट सिटी ब्रेक डेस्टिनेशंस, और ये प्रोवाइड करती है रोमांटिक और वाइब्रेंट डेस्टिनेशन, कि जो लोग वाइब्रेंट हैं और जो ऐसे डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं कि जो उन्हीं की तरह वाइब्रेंट हो और रोमांटिक कोई डेस्टिनेशन हो, तो वहाँ पे जाने वाले लोग यहाँ आते हैं, प्राग में आते हैं। नेक्स्ट है अ स्ट्रोल। ओके, स्ट्रोल होता है कि आप वैसे ही घूम रहे हो, आप चहलकदमी कर रहे हो, आप वैसे ही, इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, साउंटर। साउंटर, क्या वैसे ही नॉर्मली घूम रहे हो बस। अ स्ट्रॉल एक लेजर वॉक होती है, LEISUR, लेजर वॉक थ्रू प्राग्स कॉबल्ड स्ट्रीट्स, यानी कि वो इतनी पुरानी सिटी है कि वहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं वो कॉबल्ड स्ट्रीट्स हैं, यानी कि पत्थरों की बनी हुई वहाँ पे सड़कें हैं वो। इज़ वंडरफुली एक्साइटिंग, इट्स आर्किटेक्चर इज़ रिमार्केबली डाइवर्स, जो इसका आर्किटेक्चर है वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जो कॉमन है बहुत ज़्यादा, वो अनकॉमन है, अनयूजुअल है, कि हमेशा याद रहे, इस तरह से है, और बहुत अलग अलग टाइप का है वो, ऑफ डिफरेंट काइंड्स, एंड अमेजिंगली अनटच्ड बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जगह, ये सिटी जो है वो अनटच्ड रही, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, बची रही है किसी भी तरह से। Although Charles Bridge and astronomical clock have recently been undergoing restoration, लेकिन फिर भी यहाँ पे दो जगह की इन्होंने नाम बताए थे, दो स्पोर्ट्स बताए हैं
कि ये जो दो चीज़ें हैं, चार्ल्स ब्रिज और एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, ये फिर भी इनको मरम्मत की ज़रूरत पड़ी, तो इस वजह से उनकी मरम्मत चल रही है, अंडरगोइंग रेस्टोरेशन। सो यहाँ पे हमने सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हॉलीडे से रिलेटेड ही और वर्ड्स हम चूज़ करेंगे, उनको भी ऐसी पैसेज में हम यूज़ करेंगे। और तब तक के लिए आपका होमवर्क ये रहेगा, हालांकि ये मैं कल करवाऊँगी डिटेल में, लेकिन फिर भी अगर आप में क्यूरियोसिटी है तो आप इनको ज़रूर चेक करोगे, एडजेक्टिव सफिक्स क्या होते हैं इनको एक बार ज़रूर देखना। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, दिस माई इंस्टा हैंडल। सो गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी सेफ।